आप मुझे कैसे जज करना चाहेंगे एज ए बताइए सर, मैं कैजुअल बैठा हूँ कि फॉर्मल बैठा हूँ, बताइए कैसा लग रहा है आपको? देश ने, समाज ने, सोसाइटी ने, यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट दिए थे, नहीं बन पाए, इसका मतलब तुम ही योग्य नहीं थे बेसिकली। इसका मतलब अंततः व्यक्ति अपने आप को ब्लेम करना शुरू करे। बीइंग ए एचआर कंसल्टेंट आई वुड लाइक टू से कि जब बच्चा 4 साल 3 साल 5 साल एक जगह तैयारी कर देता है और नहीं होता है, उसके बाद वो बहुत पीछे हो जाता है। इन इंडस्ट्रीज में जो कंजप्शन है वो हिंदी का ज़्यादा है। हिंदी के ओटीटी चल रहे होंगे जो बताएंगे कि आईएएस बन गया, हिंदी की फिल्में चल रही होंगी जो बताएंगे कि आईएएस बन गई, हिंदी के मोटिवेशनल स्पीकर हिंदी में चीख चीख के कहेंगे तुम भी बन सकते हो, तुम भी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कौन किसका लाभ हो रहा है कि सारे का सारा देश एक ही तरह के सपने ले? जाहिर है कि इतनी सारी और चीजें हैं जो हम नहीं जानते, इसलिए मूर्ख व्यक्ति सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरा होता है। आपके पास एक गाड़ी है तब भी हो सकता है कि आप महसूस करें क्योंकि आपको लगे कि आपकी गाड़ी का जो ब्रांड है वो किसी दूसरे की गाड़ी की ब्रांड से सस्ता ब्रांड है, क्योंकि आज सबकी जिंदगी स्क्रीनों पर है और इसलिए तुलना अब आप अपने आसपास के लोगों से नहीं कर रहे। आपके पास है इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, आईएएस बन जाइए और कोई एक आध और कोई इसी किस्म की चीज होगी। क्या 140 करोड़ के लोगों का देश ऐसे 4 सपनों पे चलना चाहिए? मैंने 2016 में अपनी कंपनी खोली अवसर एचआर सर्विसेज। आई वाज वेरी हैप्पी, मैंने बहुत अच्छे से रन किया। फिर मैंने एक स्कूल खोला, एक अलग सपना देखा। अभी आजकल रिसेंटली ये सपना चल रहा है मेरा। आप एक सिविल सर्वेंट बन भी गए, 35 साल तक क्या करेंगे? आप नोटशीट लिखेंगे। एक वो पीली सी नोटशीट होती है, आजकल प्रिंटर से निकलने लगी है, पहले तो अब सारी जिंदगी उसी पीली नोटशीट पे लिखना होता था। एक रोजगार, एक नौकरी क्या है? नौकरी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने का एक जरिया बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के चैप्टर 14 में। दोस्तों, हमारे देश के करोड़ों, आई वोंट से लाखों, करोड़ों युवा चाहते हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनकी बच्चियां यूपीएससी क्रैक करें। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की, हज़ारों स्टूडेंट्स की उस चीज़ में मदद की है। और आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, तो पता नहीं कितने युवा न सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सर की सपोर्ट ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, बल्कि अपनी लाइफ में भी उनकी मदद ले रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा किंग ऑफ मॉक इंटरव्यूज़ विजेंद्र चौहान सर का। सर कैसे हैं आप? नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नवनीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मतलब जाहिर है कि किंग वाली शब्दावली तो खैर आज के लोकतांत्रिक समय में शायद आपत्तिजनक ही है, लेकिन मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिए हैं। सर, हर चीज़ का जो शाब्दिक मतलब है उस पे ना जाके हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। किस कॉन्टेक्स्ट में किंग? अब किंग तो बहुत लोगों को बोला जाता है इन गुड सेंस ऑल्सो, सो ठीक है, यू हैव अर्नड इट और वो आपने लोगों की मदद करके अर्न किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सर, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी टीम ने दिया, मैंने भी सोचा, लेकिन पहला क्वेश्चन अब मैं कुछ और पूछूंगा। थोड़ी देर से हम लोग एक साथ हैं, तो आप मुझे कैसे जज करना चाहेंगे एज ए अगर सोचिए आप मुझे, अगर पिछले कुछ समय से जब ये पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में जाना हुआ है तो बार बार इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, वे अक्सर इस तरीके का सवाल पूछते हैं कि बताइए सर, मैं कैजुअल बैठा हूँ कि फॉर्मल बैठा हूँ, बताइए कैसा लग रहा है। बट आपसे बातचीत करके अब तक मुझे बहुत आनंद आया और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। कुल मिला के सामान्यतः अवसर यही होता है कि जब आप किसी से संवाद में होते हैं तो एक दुतरफा सीखने की प्रक्रिया होती है। तो आपको जज करने का तो खैर कोई सवाल नहीं पैदा होता, आप अपने क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं और हम विद्यार्थियों से भी, जिन विद्यार्थियों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनसे भी जब बातचीत करते हैं तो हर बातचीत के बाद, हर इंटरव्यू के बाद लगता है कि हम थोड़े से एनरिच हुए हैं, हमने उनसे कुछ सीखा है। न केवल संभवतः उन्होंने भी कुछ सीखा होता है, लेकिन हमने तो डेफिनेटली सीखा होता है। तो यही चीज़ हम्बल बनाती है सर। देखिए, ह्यूमिलिटी इस बात से भी आती है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितना आप जानते हैं उतना ही आप यह भी जानते हैं कि आप कितना कम जानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे आप जानना शुरू करते हैं आपको समझ में आता है कि कितनी सारी चीज़ें थी जो अब तक हम नहीं जानते थे, और जाहिर है कि इतनी सारी और चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। इसलिए मूर्ख व्यक्ति सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा होता है। बिल्कुल। जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति ने कम जाना होता है, उसने ये भी कम जाना होता है कि उसने कितना कम जाना हुआ है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि जो व्यक्ति कुछ जानने की चेष्टा करेगा
उसे विनम्र तो होना ही होगा, क्योंकि अपार ज्ञान है, कितना सीखेंगे। राइट सर, बिल्कुल। अच्छा सर, हमारे पॉडकास्ट का नाम है डी कोड विद नवनीत, तो यहाँ पे हम ये समझना चाहेंगे, डी कोड करना चाहेंगे आपकी जर्नी को। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, भजनपुरा के गवर्नमेंट स्कूल से दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ, ये कैसे हुआ? देखिए, यूं मतलब लोगों को रैग्स टू रिचेस स्टोरी बहुत पसंद आती हैं, और इस उम्मीद के साथ हमेशा मुझसे बात की जाती है कि सर आपकी रैग्स टू रिचेस स्टोरी एकदम कुछ नहीं से कुछ बनने की कथा क्या है। पर समहाउ मुझे अपना जीवन ऐसा, यूं थे उसमें बहुत सारे अभाव, और आज देखते हैं तो बड़ी, जब जिन साथियों के साथ हम रोज़मर्रा मिलते हैं उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में शायद बहुत अभाव थे, लेकिन उस समय महसूस नहीं होते थे, यकीन मानिए नहीं महसूस होते थे। हम सरकारी स्कूल में जाते थे, दिल्ली का म्यूनिसिपल स्कूल था, इनफैक्ट म्यूनिसिपल स्कूल में भी ऐसा स्कूल था जो अभी इस्टेब्लिश हो रहा था, इसलिए हम उसे पूरे मोहल्ले में कहा ही जाता था कि टेंट वाला स्कूल है, क्योंकि उस स्कूल में वाकई लिटरली टेंट वाला स्कूल था। वो कपड़े के जो मिलिट्री वाले टेंट होते हैं उनमें क्लासरूम्स होती थी। तो वो यात्रा आज देखो तो लगता है कि अभावों से आई हुई यात्रा है, लेकिन उस दौरान तो खूब आनंद किया जाता था। उस दौरान तो हम लोग खूब खुश होते थे। हमारे स्कूल के आसपास बेर की झाड़ियाँ होती थी जिनमें तोड़ तोड़ के बेर खा सकते थे। दिल्ली में आज ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली के स्कूलों के आसपास आपको झरबेरियाँ मिलेंगी। और तो जहाँ तक यात्रा का प्रश्न है, देखिए मैं लगातार इस बात को कहता हूँ कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन इस देश में सबसे अहम चीज़ है मोबिलिटी की। अगर आप किसी मोबिलिटी का मतलब, सोशल मोबिलिटी का मूल मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने में जो नई पीढ़ी है उसने कितना बेहतरी, कितना इम्प्रूवमेंट किया। तो यदि मान लीजिए आपके माता पिता स्कूल के टीचर थे, आपने अगले 20-25 साल में यात्रा में उसमें कुछ जोड़ा, आप उससे कुछ बेहतर स्थिति में आए, तो कहा जाएगा कि आप अपवर्डली मोबाइल है। ये सोशल मोबिलिटी है। पूरी दुनिया में सोशल मोबिलिटी की, भारत में सोशल मोबिलिटी के अवसर बहुत सीमित हैं। महिलाओं के मामले में यह शादी माना जाता है, क्या पता शादी ऐसी जगह पे हो जाए कि आप अपवर्ड मोबाइल हो जाए, या फिर शिक्षा माना जाता है पुरुष स्त्री दोनों के लिए। तो शिक्षा, और उसमें भी अगर वो शिक्षा पब्लिक फंडेड नहीं है, अगर वो प्राइवेट एजुकेशन है, तो अपवर्ड मोबिलिटी फिर से लिमिटेड हो गई उन्हीं लोगों के पास जो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, इसने सबसे अहम भूमिका अदा की है। वह है म्यूनिसिपल स्कूल, उसके बाद वह है सरकारी स्कूल, और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय। ये सब पब्लिक फंडेड एजुकेशन थी। इसी वजह से मुझे अपनी जिम्मेदारी भी लगती है कि वे बच्चे जो इन व्यवस्थाओं से आए हैं, अगर उनकी कुछ मदद हो सके तो। जैसा अभी आपने बोला, मेरी जो लाइफ है, जो बचपन की ज़िंदगी थी, वो नॉर्मल थी। मतलब हम बहुत खुश थे, एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी, सब खुश थे आसपास। अब जब देखता हूँ पीछे, तो अगर वैसी ज़िंदगी आज किसी की हो तो लगेगा अभावों की ज़िंदगी है। तो ये फीलिंग, उस टाइम खुश होते हैं, ये फीलिंग कहाँ से आती है? देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये जो अभाव का भाव है जी, यह एक तुलनात्मक भाव है जी। आपको एब्सोल्यूट सेंस में अभाव कभी फील नहीं होता। कभी नहीं। आपको अभाव तब फील होता है जब आप अपनी तुलना ऐसे लोगों से करते हैं जिनके पास आपको लगता है कि आपकी तुलना में अधिक संसाधन है जी। हम लोग जिन जगहों पर थे वहाँ लगभग सभी लोग हम लोग जैसे थे, और उनके साथ रहते हुए किसी के पास कुछ संसाधन होंगे, किसी के पास कुछ संसाधन होंगे, लेकिन सबके पास संसाधनों का अभाव था। आज ये भाव बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि आज सबकी ज़िंदगी स्क्रीनों पर है, और इसलिए तुलना अब आप अपने आसपास के लोगों से नहीं कर रहे हैं, अपने समकक्ष लोगों से तुलना नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति शिखरों से तुलना कर रहा है, क्योंकि लगातार वो रील्स में और वीडियोस में और शॉर्ट्स में ऐसी ज़िंदगियां परोसी जा रही हैं जिन ज़िंदगियों से तुलना करके कोई भी संपन्न से संपन्न व्यक्ति अभाव महसूस करना शुरू करता है। हैरानी की बात है ना, आपके पास एक गाड़ी है तब भी हो सकता है कि आप अभाव महसूस करें, क्योंकि आपको लगे कि आपकी गाड़ी का जो ब्रांड है वो किसी दूसरे की गाड़ी की ब्रांड से सस्ता ब्रांड, जबकि एक समय में गाड़ी की कल्पना अब ये बताती थी कि भाई आप क्लास अपार्ट हो गए। तो इसलिए जो तुलना में हमारे पास सर्व साधन संपन्न जिंदगियां परोस दी गई हैं, कई बार तो मुझे लगता है कि वे लोग जिनकी जिंदगियों से आप ईर्ष्या कर रहे हैं, वे स्वयं भी अपने आप को जब स्क्रीन पे देखेंगे तो लगेगा कि कितना मेरी जिंदगी तो खुद ऐसी नहीं है जैसी मैं दिखा रहा हूँ कि है। तो आज के डेट में जो बच्चे हैं,
जो मान लो 6, 7, 8, 9, 10, 12 के बच्चे हैं, हम उस टाइम में खुश थे अपनी लाइफ से। आपने अपनी कहानी बताई, आप खुश थे, मैं भी अपनी कहानी बताया, मैं भी खुश था। तो क्या आज के बच्चे खुश नहीं होंगे? मैं ये तो नहीं कहूँगा खुश नहीं होंगे, उनकी ज़िंदगी के अपने खुश हैं, और जाहिर है कि हम सीनियर पीढ़ी होने के नाते तो चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ लगातार प्रसन्न और खुश रहें। जी। लेकिन हम उन्हें जो कसौटियाँ दे रहे हैं, हम जो उन्हें मापदंड परोस रहे हैं, उस कारण उनकी खुशी बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गई है, क्योंकि लगातार वे अपनी तुलना स्क्रीन पर दिखने वाली ज़िंदगियों से कर रहे हैं, जो हमारे समय में कम से कम इस पैमाने पे तो कतई नहीं था। टेलीविज़न बस आ रहा था, और टेलीविज़न में भी उस समय का, और नहीं, उस समय के कंटेंट को आप देखें तो उस समय का कंटेंट जो है वो अनिवार्यतः ऐसी चमक दमक नहीं परोस रहा था। अब तो कंटेंट भी ऐसा है ना जो लगातार यही वाली चमक दमक परोस रहा है। इस कारण थोड़ा सा मुझे लगता है कि तुलनात्मक अभाव जो है लोगों में और ज़्यादा बढ़ा है, जबकि ज़िंदगियाँ हो सकता है थोड़ी सी बेहतर हुई हो। जी, ओके, ठीक है, अब हम वापस आते हैं। तो आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम 2 बार दिया, रिटन टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आप वो छोड़ के आप लोगों की मदद करने लगे, बच्चों की मदद करने लगे? ऐसा कौन सा मोड़ आया? ऐसा अचानक नहीं हुआ। देखिए, आप ज़िंदगी में आपके कई सारे की वरीयताएँ होती हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने मैंने और नीलिमा जो मेरी पत्नी है अब, तब हम लोगों ने तय किया जल्द विवाह करने का। और उस समय हम लोगों को ये एक मुख्य फ़ैसला लेना था, क्योंकि नीलिमा की जल्दी ही अपॉइंटमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय में एज अ टीचर हो गई थी। अब हम लोगों के पास 2 विकल्प थे। या तो मैं एक बहुत ही अच्छे कहे जाने वाले करियर की मात्र की कल्पना करूं, या हम 2 रीज़नेबली अच्छे करियर्स के बारे में सोचें। तो हम लोगों को लगा कि बजाय इतना स्वार्थी होने के, क्योंकि आप एक IAS अधिकारी बनने के लिए ही पीछे रहेंगे, सफल असफल दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि आपके कारण दूसरा व्यक्ति दूर रहेगा, इत्यादि इत्यादि। तब हम लोगों ने ये तय किया कि मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में जाऊंगा। हालांकि टीचर बनना पहले से तय था, क्योंकि मैं बाकायदा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पास हुआ था। इसका मतलब है कि टीचर बनने की संभावना तो हमेशा से थी मेरे अंदर। तो मैं एक शिक्षक बनना चाहता था। ये जो चीज़ हुई कि जिसे आप लोगों की मदद करना और मॉक इंटरव्यूज़ लेना और ये चीज़ें हैं, ये संयोग से हुई, क्योंकि हमारे साथी थे डॉक्टर विकास देवी कीर्ति, जो मेरे साथ पढ़ते थे। हम लोग साथ साथ पढ़ा करते थे, एक डिबेटिंग टीम में थे, रूममेट थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तो जब उन्होंने यह संस्था शुरू की, उनका सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद उन्होंने इसे छोड़कर अपनी ये संस्था शुरू की थी, दृष्टि नाम से। तब जब उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि मैं मॉक इंटरव्यूज़ शुरू कर रहा हूँ, तो चलो, तो हम लोगों ने सारी ज़िंदगी साथ साथ डिबेटिंग की है, इस बहाने रोज़ बैठेंगे साथ साथ, गप मारेंगे। और वह प्रक्रिया शुरू हुई, और जब शुरू हुई तो लोगों को पसंद आने लगा, बाकी चीज़ें हुई। 20-22 साल हम लोगों ने ये काम साथ साथ किया। तो संयोग था ये, और इस संयोग, थैंकफुली आई एम एन्जॉइंग इट। बहुत लगातार मैंने इसका आनंद लिया। लेकिन अभी भी, और मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, अभी भी मैं मानता हूँ कि मेरी जो प्राइमरी आइडेंटिटी है वो टीचर होना ही है। और ये टीचर होना पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का टीचर होना है। ये टीचर होना फैशन नहीं, ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री, उसके टीचर होने को मैं अपनी प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं मानता। नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो ठीक है। मतलब जैसे बहुत सारे उद्योग हैं, वह भी उद्योग है, लेकिन मैं अपने आप को एक सरकारी पब्लिक फंडेड जो यूनिवर्सिटी है उसका टीचर होना अपनी प्राइमरी आइडेंटिटी मानता हूँ। टीचिंग प्रोफेशन को आप एज ए होल कॉन्टेक्स्ट, एज ए सोसाइटी, आपको क्या लग रहा है, हम एज ए सोसाइटी और एज ए नेशन हम टीचिंग प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर रहे हैं या कर पा रहे हैं? देखिए, हम दरअसल शिक्षा मात्र के साथ ही जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और उसी का परिणाम आपको इन सारी चीज़ों के रूप में दिखाई देता है। आप इस बात को समझिए कि यशपाल कमेटी ने 1990s में, जब यशपाल कमेटी आई, प्रोफेसर यशपाल उसके चेयरमैन थे, उसमें ये कहा गया कि इस समाज में शिक्षक का रुतबा, उसका जो सामाजिक रुतबा है, वो ये समझिए कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर या दरोगा से भी कम ये समाज देखता है, क्योंकि उसके पास सत्ता की कमी है। जबकि एक अच्छे समाज को अपने शिक्षकों को एक बेहतर सामाजिक रुतबा देना चाहिए। मुझे लगता है कि सामाजिक रुतबे का सवाल तो अपनी जगह पर। ये जरूर है कि पिछले कुछ सालों में कुछ टीचर्स अचानक सेलिब्रिटी मोड में पहुंच गए हैं। ठीक है, वे टीचर्स विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं हैं, वो एक भिन्न जगह के शिक्षक हैं। अब जानते हैं कि पिछले दिनों बाकायदा एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका के कवर पेज पर
3 टीचर्स की बड़ी बड़ी तस्वीरें आई जो ये बताती है कि हाँ एक कल्ट स्टेटस भी कुछ शिक्षकों के पास आया है, लेकिन एक आम शिक्षक, आप तो खुद एक शिक्षक के पुत्र हैं, तो शिक्षिका के पुत्र हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आम शिक्षक जो है उसे समाज में जिस तरीके का रुतबा, जिस तरीके का सम्मान हासिल होना चाहिए, संभवतः उससे कुछ कम हासिल है। उसमें भी अगर वह सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजेस के टीचर नहीं हैं, तब तो स्थितियाँ और ख़राब हैं, क्योंकि फिर आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। आर्थिक स्थिति, क्योंकि कम से कम सरकारी स्कूल के टीचर को एक निश्चित वेतन तो मिलता है, जिस कारण वह कम से कम एक मध्यवर्गीय जीवन जी सकता है। जो पब्लिक पब्लिक कहे जाने वाले स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो हैं, उनके शिक्षकों की स्थिति तो और ख़राब है। कहाँ कमी हुई हमसे? वह हमारी वरीयताएँ गलत रही। वे वरीयताएँ जो एक समय में हम अपने शिक्षकों को राष्ट्रपति बनाते थे, एक समय में हम अपने शिक्षकों को वो महत्व देते थे जिसकी आवश्यकता थी, लेकिन फिर हमारी वरीयताएँ बदली। 91 के बाद आप पाएंगे कि शिक्षा जैसे जैसे कमोडिफिकेशन की तरफ बढ़ती है, तुरंत शिक्षा जो है वह या तो जो सस्ता श्रम है उसका स्रोत बन जाती है, या फिर वह केवल कुछ नौकरियों के संदर्भ में देखी जाने लगती है। शिक्षा क्रिटिकल थिंकिंग लाती है, शिक्षा समाज में ओपिनियन बिल्डिंग करती है, शिक्षा लोकतंत्र को मजबूत करती है, शिक्षा जो है वह एक तरह का लोकतंत्र मजबूत करती है, या उस तरीके के जो भूमिकाएं शिक्षा के पास थी वो अब शिक्षा के साथ नहीं जोड़ी जाती, जिसका परिणाम है कि हमारे सामने अब जैसा समाज खड़ा हो रहा है उसमें शिक्षक जो है वह एक श्रमिक से ज़्यादा नहीं। कई शिक्षक जो जिनके पास बहुत अच्छी आमदनी भी होती है, मसलन कोचिंग के टीचर्स या ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स, उनकी भी भूमिका गिग वर्कर वाली है। आप समझ रहे हैं, जैसे स्विगी और जोमेटो के गिग वर्कर्स होते हैं कि आप गए, आपने 4 घंटे पढ़, बाकायदा नापा जाता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाया इस दौरान। आप पूरी मैट्रिक्स है, आपको हैरानी होगी अगर आप ऑनलाइन टीचिंग के किसी प्लेटफॉर्म को में टीचर्स को कैसे पे किया जाता है उसे देखें, तो उसमें बाकायदा देखा जाएगा आपके वॉच आवर्स क्या थे, आपको आपके जिस समय आप पढ़ा रहे थे उस समय कितने लोग ऑनलाइन थे। इन सारे मैट्रिक्स के आधार पर तय होगा कि आपका वेतन या आपकी पेमेंट पे आउट क्या होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट गिग वर्कर वाली सिचुएशन है। कहीं ना कहीं एक और थॉट प्रोसेस आती है या पब्लिक मेंटालिटी में है कि जो पब्लिक फंडेड स्कूल से, जो गवर्नमेंट स्कूल से, उसमें टीचर्स वैसे मेहनत नहीं करते हैं या वो बचते हैं। देखिए, मैं पिछले 30 वर्षों से शिक्षक हूँ और इसमें मैंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाया है, मैंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया है और मैंने एज ए टीचर एजुकेटर भी काम किया है, और उस समुदाय से भी लगातार जुड़ा हुआ हूँ जिस समुदाय में शिक्षक हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि देश के सारे शिक्षक बहुत कर्मठ शिक्षक हैं, ये दावा मेरा नहीं, लेकिन मैंने केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को दिन रात मेहनत करते हुए देखा। जब आप शिक्षकों को इस तरीके से देखना शुरू करते हैं कि वो केवल 5 घंटे की या 6 घंटे की नौकरी है, तो आप भूल जाते हैं कि शिक्षण के काम में और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसलिए अगर हम एक मुकाम पे पहुँचे हैं, आप किसी को पकड़ के पूछिए, वो बताएगा कि उसके वहाँ पहुँचने में जो अच्छी उपलब्धियों वाले लोग हैं वो बताएंगे उनके वहाँ पहुँचने में शिक्षक की अहम भूमिका रही है। बट येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि कई सारी जगहों पर शिक्षक जो हैं वे उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं होती, उनका मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं होता, और कई बार हमारी नीतियाँ इतनी डरावनी होती हैं। मसलन आप अगर किसी सरकारी स्कूल में जाएं और किसी सीनियर टीचर को पकड़ें तो पता लगेगा कि वो अपने कैरियर के 20 साल तक अंग्रेजी का शिक्षक था, लेकिन चूंकि उसे प्रमोशन नहीं मिल रही थी इसलिए उसने एक MA जो है वह सोशल साइंसेज में की और अब वो PGT सोशल साइंस हो गया। अंग्रेजी उसे पढ़ाने को नहीं मिल रही और सोशल साइंस उसे पढ़ानी आती नहीं, तो अंततः जो स्थितियां बनेंगी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सो आई थिंक पॉलिसी लेवल पे भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हैं, बट आई स्टिल बिलीव इट इज़ अ सिस्टम दैट कैन बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, आप हज़ारों लोगों से मिलते हैं, यंग पीपल, उनको मॉक इंटरव्यू लेते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। सबसे कॉमन इनसिक्योरिटीज़ क्या है जो आज के डेट में बच्चों में दिखाई देती है? देखिए, एक तो हमारे विद्यार्थी जो कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरियों के कैंडिडेट, उन पर सामाजिक दबाव इतना ज़्यादा है सफल होने का कि जो चीज़ ज़िंदगी का केवल एक हिस्सा होनी चाहिए थी वो ज़िंदगी से ज़्यादा अहम बना दी जाती है। एट द एंड ऑफ द डे एक रोज़गार, एक नौकरी क्या है? नौकरी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने का एक जरिया भर, बिल्कुल, वह स्वयं में ज़िंदगी नहीं है,
लेकिन अगर आप इन परीक्षाओं को देखें, आप इसमें इसके पीछे चलने वाले पूरे के पूरे तंत्र को देखें, तो इसे लार्जर देन लाइफ बना रखा है। इसका ग्लोरिफिकेशन इतना ज़्यादा है कि मानो यह नौकरी नहीं है, यही ज़िंदगी है। जिसका मतलब है कि जिसे यह मिलेगी उसकी ज़िंदगी रहेगी, और जिसे यह नहीं मिलेगी उसकी ज़िंदगी जो है वह कुछ नहीं रहेगी। विच इज़ नॉट द केस, विच शुड नॉट बी द केस। लेकिन दुर्भाग्य से ग्लोरिफिकेशन सरकारी नौकरियों का इतना ज़्यादा है कि अब वो जीवन से ज़्यादा महत्व दिखाई दे बन गया है। और ये ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। आप देखेंगे कि ऐसा जेई के साथ होता है, जब आप प्लस टू के बाद आप इंजीनियरिंग या नीट के साथ होता है, और ये सिविल सेवा की परीक्षाओं के साथ भी होता है। इसके कारण इन विद्यार्थियों पर भयानक दबाव होता है। ये दबाव उन्हें सहज जिंदगी नहीं जीने देता। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डर हमेशा फेलियर का होता है। जो आपने कहा कि उनका सबसे बड़ी चिंताएं क्या है, असफल होने की चिंता। ये इतनी बड़ा दबाव है कि कई बार यह खुद ही सफलता के रास्ते में आके खड़ा हो जाता है। मतलब एक चक्री है, साइक्लिक आर्ग्यूमेंट है कि आप सफल नहीं होते क्योंकि आप सफल नहीं होते, क्योंकि आप पर इतना ज़्यादा दबाव है असफल होने का कि वो आपको सफल होने से रोक देता है। अगर आपको एक लाइन में या 2 शब्दों में या कुछ शब्दों में एक मैसेज देना चाहेंगे आप उन पेरेंट्स को जो ये दबाव क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, और इस कारण मैं जानता हूँ कि दुनिया की कोई नौकरी, दुनिया की कोई सफलता मेरे लिए मेरे बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये समझिए, और हमें समाज के तौर पर भी समझना है कि हमें अपने बच्चों को, मैं कहता हूँ, डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स देनी है। संजीव सान्याल ने कहा कि हमारे देश की समस्या है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन। हम एक तरह की ऐसी दरिद्रता से आक्रांत हैं जिसमें लोगों के पास सपनों की दरिद्रता है। क्या सपना लें ये नहीं पता। पूरा 140 करोड़ लोगों का देश और 4 सपनों 5 सपनों पे चल रहा है, कैसे चलेगा? आपके पास है इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, IAS बन जाइए, और कोई एक आध और कोई इसी किस्म की चीज़ होगी। क्या 140 करोड़ के लोगों का देश ऐसे 4 सपनों पे चलना चाहिए? 140 करोड़ लोगों के देश के पास 1 करोड़ सपने होने चाहिए। एक एक व्यक्ति के पास 7-8 सपने होने चाहिए। एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी में आप सारी जिंदगी बाबू बन के काट देंगे। आप अगर IAS बन भी गए, आप एक सिविल सर्वेंट बन भी गए, तो 35 साल तक क्या करेंगे? आप नोटशीट लिखेंगे। एक वो पीली सी नोटशीट होती है, आजकल प्रिंटर से निकलने लगी है, पहले तो अब सारी जिंदगी उसी पीली नोटशीट पे लिखना होता था। आप सोचिए कि क्या ये ज़िंदगी का सपना हो सकता है? आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ज़िंदगी में 4 साल 5 साल ये काम करना चाहते हो। मैं अपनी बात बताना चाहूँगा। मैंने 2016 में अपनी कंपनी खोली, अवसर HR सर्विसेज। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने बहुत अच्छे से रन किया। फिर मैंने एक स्कूल खोला, एक अलग सपना देखा। अभी आजकल रिसेंटली ये सपना चल रहा है मेरा। तो ये बात आपने बहुत सही बोला कि पूरी साल के लिए एक सपना कैसे हो सकता है? और हम तो पूरे एक ज़िंदगी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 140 करोड़ लोगों के पास सपने कम हैं। We should have diversity of dreams. This is so crucial. हमारे समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए जरूरी है कि हर तरह के सपने में सफलता की गुंजाइश हो। आपके चमड़े का काम करने में भी सफलता की गुंजाइश हो, कपड़े का काम करने में भी सफलता की गुंजाइश हो, कारीगर बनने में, तमाम चीज़ों में सफलता की गुंजाइश हो। और एक काम दूसरे काम से बहुत बेहतर या बहुत कमतर ना माना जाए। हमारे समाज में ये इतना ज़्यादा है, जाति व्यवस्था से आया है, नई चीज़ नहीं है। जाति व्यवस्था में पहले तय हो गया था ना कि ब्राह्मण यहाँ होगा, क्षत्रिय यहाँ होगा, शूद्र वहाँ होगा, जो हाथ से काम करेगा वो जो है वो शूद्र है। तो अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि वही जो माइंडसेट है जो हमारे समाज में लोगों का विभाजन करता है उनके सपनों के आधार पर, वह स्वाभाविक है कि ऐसे में कुछ सपने जो हैं वो लार्जर देन लाइफ हो जाएंगे, और बाकी सपने को हो सकता है कोई वाकई बहुत अच्छा वुड कार्वर बनना चाहता हो, लेकिन ये समाज इस बात की गुंजाइश नहीं देता कि आप कहें कि आप बहुत अच्छा वुड कार्वर हैं और आपको इस बात के लिए पर्याप्त सम्मान मिले और संसाधन मिले। आप वुड कार्वर हैं तो आपको बढ़ई कह के समेट दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, छोटे शहरों से जो बच्चे आते हैं, छोटे शहरों के यूथ वर्सेस मेट्रो सिटीज़ के यूथ, क्या डिफरेंस होता है? देखिए, Tier 2 Tier 3 और गाँवों से आए हुए जो बच्चे हैं, एक तो पहले समझे कि पहले और आज की उसमें थोड़ा सा अंतर आया है। सोशल मीडिया अब लगभग हर जगह पहुंचा है, जिसने एक तरह का लेवलिंग लोगों के सोचने के स्तर पर, लोगों के एक्सपोजर के स्तर पर थोड़ी बहुत लाई है। तो जो पहले होता था कि कोई बच्चा अगर गांव से शहर में पहुंचेगा तो वो ऐसे
ऊंची ऊंची इमारतों को देखेगा, वो अब शायद आवश्यक नहीं रह गया है, क्योंकि अब इमारतें ही अपने वर्चुअल फॉर्म में गाँव तक पहुंच गई हैं, लोगों को स्क्रीन में दिखने लगी हैं। लेकिन हैविंग सेड इट, ये तय है कि जब आप एक मेट्रोपॉलिटन से होते हैं या आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आते हैं, उससे आपको एक सोशल कैपिटल मिलता है, उससे आपको एक कल्चरल कैपिटल मिलता है। ये कल्चरल कैपिटल, ये सोशल कैपिटल आपकी ज़िंदगी में लगातार आपकी मदद करता है। जो छोटे गाँव से या छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, वो लगभग एक पीढ़ी पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये कल्चरल कैपिटल नहीं होता, ये नेटवर्किंग नहीं होती, ये सोशल कैपिटल नहीं होता। और एक आदर्श समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे भी बराबरी वाली स्थितियाँ हासिल करेंगे। हम जब सिविल सर्विसेज वाले डोमेन में देखते हैं तो ये हमें अक्सर माध्यम के अंतर के तौर पे दिखाई देता है। ये बच्चे हिंदी मीडियम से या क्षेत्रीय भाषाओं से पढ़कर आते हैं, अंग्रेजी के स्कूलों से पढ़ के भी आते हैं, तो वो अंग्रेजी भी हिंदी माध्यम से पढ़ के आते हैं। आपको बिल्कुल पता होगा, बिहार में, उत्तर जी। प्रदेश में आपको ऐसा दिखाई देता है। तो ये बच्चे जब यहाँ पहुँचते हैं तो भाषा एक कई बार इनके रास्ते में खड़ी होती है, और अगर बिल्कुल कॉन्शियसली इनकी हैंड होल्डिंग करके इसके से नहीं निकाला जाए जी। तो सामने वाला व्यक्ति भी ये मानना शुरू कर देता है कि ये अक्षम लोग हैं, इनमें मेरिट नहीं है, ये अयोग्य लोग हैं, कम योग्य लोग हैं, इसलिए इनको थोड़े सहायक वायक वाले काम दे दिए जाएं। जबकि भाषा अपने आप में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होना नहीं चाहिए एक आदर्श रूप से। लेकिन आप भी पाएंगे कि आज अगर आपके पास और कोई स्किल नहीं है, लेकिन आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी फ्लुएंट है, तो आपको जो नौकरी के ऑफर मिलेंगे वो उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर होंगे जिसके पास कौशल है, जिसके पास स्किल है, कई बार जिसके पास अनुभव भी है। तो भाषा अपने आप में आज भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो मैं अपने जानकारी के लिए या मेरे माध्यम से दर्शकों को भी जानना चाहिए कि ज़्यादा परसेंटेज जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं वो किनका होता है, हिंदी मीडियम वाले का या इंग्लिश मीडियम? नहीं, हिंदी मीडियम वाले मुट्ठी भर होते हैं। मुट्ठी भर होते हैं। मैं तो हर साल इंटरव्यू लेता हूँ, और इंटरव्यू लेने में कभी 50-60 से ज़्यादा पूरे, उसमें कभी पहले 100 होते थे, फिर 50 होने लगे, 40 होने लगे, 60, इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं हैं। और जो लोग हिंदी में इंटरव्यू दे भी रहे हैं जी, उनमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने परीक्षा अंग्रेजी में दी है, क्योंकि अब यूपीएससी आपको ये सुविधा देता है कि आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम लिखें और फिर भी अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दे दें। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के इंटरव्यू देने वाले लोग हिंदी मीडियम के नहीं हैं, वो केवल इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दे रहे हैं। हिंदी माध्यम का परिणाम पिछले कुछ सालों में लगातार गिरा है। सीसेट आने के बाद आपको ये एक ट्रेंड की तरह दिखाई देता है। मज़ेदार बात है कि सपना ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले ले रहे हैं, हिंदी मतलब भारतीय भाषाओं वाले में, वो उन इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ ये पूरा हाइप क्रिएट करती हैं, इन नौकरियों को ग्लोरीफाई करती हैं। इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री और मोटिवेशनल स्पीकर्स की इंडस्ट्री और कोचिंग इंडस्ट्री, ये 3 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जिसने ये सपना देश के बच्चों के मन में बिना मतलब एकदम बीज की तरह बो दिया है ये, और मिलकर काम करती है इंडस्ट्रीज़। इन इंडस्ट्रीज़ में जो कंजप्शन है वो हिंदी का ज़्यादा है। हिंदी के OTT चल रहे होंगे जो बताएंगे कि IAS बन गया, हिंदी की फिल्में चल रही होंगी जो बताएंगी कि IAS बन गई, हिंदी के मोटिवेशनल स्पीकर हिंदी में चीख चीख के कहेंगे तुम भी बन सकते हो, तुम भी, यू कैन डू इट, ठीक है, हिंदी के लोगों को। और इसी तरीके से हिंदी के लोगों को ही इन्फ्लुएंसर्स बाहर आकर कहेंगे कि IAS बनना है, IAS बनना है, वो पीछे डन 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 करके म्यूजिक चलेगा, अजीम शान शहंशाह और एक SDM जाके गया, किसी ने दरवाज़ा खोला वगैरह वगैरह। ये सब सपने बोने के तरीके हैं ना, ये सब हिंदी की दुनिया के में या भारतीय भाषाओं की दुनिया के बच्चों में बोए जा रहे हैं, क्योंकि वही इन इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं। लेकिन वास्तविक परिणाम इन यहाँ से नहीं आ रहे हैं। वास्तविक परिणाम अंग्रेजी मीडियम से आ रहे हैं, जो कि वो रील्स नहीं देख रहे हैं या वो मूवी नहीं देख रहे हैं, या मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं देख रहे हैं, वो भी कंज्यूम करते हैं। लेकिन मेन कंजम्पशन जहाँ हो रहा है, जहाँ से ये इंडस्ट्री ड्रिवन है, क्योंकि वहीं से इनपुट आ रहा है ना जी, वहीं से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहीं से वही लोग फीस दे रहे हैं, वही लोग अपना समय दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, सब कुछ खर्च कर रहे हैं। और वही लोग अपने गांव में कई बार अपनी ज़मीन बेचकर उनके माता पिता उनको दिल्ली भेज रहे हैं, इलाहाबाद भेज रहे हैं, और मतलब एक पूरा का पूरा उद्योग चल रहा है उसमें। लेकिन उसमें जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है वो हिंदी माध्यम के हैं, लेकिन परिणामों में आपको अंग्रेजी माध्यम ज़्यादा दिखाई देगा। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने कभी NIT क्रैक, JEE क्रैक किया और NIT में चले गए, एडवांस क्रैक किया IIT में चले गए, तो ये BTech करके आए हुए हैं। पहले इनकी स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर हैं, और इन लोगों ने पहले से एज ली हुई है सीखने में, वही अंततः क्रैक कर रहे हैं। ये एक ट्रैप में फंस रहे हैं हिंदी वाले बच्चे, या जो
टियर 3-4 सिटीज़ से हैं या सुदूर देहात से हैं, गांव से हैं। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि देखिए, मैं ये कहने से बचूंगा कि कोई कॉन्शियस ट्रैप है कि इन्हीं को फंसाने के नहीं, लिए नहीं, गए, लेकिन बट एक सपनों की दुनिया में उनको एग्जैक्टली मैं इस लेवल पे इसे डिकोड करने की मांग करता हूँ। जी, ये नहीं कि कोई विलन बैठा हुआ है नहीं, कि नहीं, बच्चा, बिल्कुल भी लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी किसका लाभ हो रहा है कि सारे का सारा देश एक ही तरह के सपने ले, सारे के सारे देश के मन में ये डाल दो कि आईएएस बनना चाहिए, और ना बन पाए तो कहे कि हमने तो पूरा अवसर दिया था, 6 अटेम्प्ट दिए थे आपको, देश ने, समाज ने, सोसाइटी ने, यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट दिए थे, नहीं बन पाए, इसका मतलब तुम ही योग्य नहीं थे बेसिकली। इसका मतलब अंततः व्यक्ति अपने आप को ब्लेम करना शुरू करे। जो सवाल व्यवस्था पर उठाए जाने थे, जो सवाल गवर्नमेंट पे उठाए जाने थे, मांग, रोजगार के लिए जो मांग गवर्नमेंट से, सिस्टम से की जानी थी, उसकी जगह पर पहले तो आप 10 साल 8 साल लगा देंगे, 7 साल लगा देंगे, बाद में अपने आप को दोष देंगे, यार वो पेपर मैंने वैसे कर लिया होता, मेरे अंदर ये कमी थी, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो मेरे उस दोस्त का तो एक का हुआ था। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? सिस्टम जो है वो आपके एंगर को, आपके आक्रोश को डाइवर्ट कर देता है। एंड बीइंग ए एचआर कंसल्टेंट आई वुड लाइक टू से कि जब बच्चा 4 साल 3 साल 5 साल एक जगह तैयारी कर देता है और नहीं होता है, उसके बाद वो बहुत पीछे हो जाता है। नवनीत जी, इस बात को समझिए, आप तो एचआर कंसल्टेंट तो बेहतर समझेंगे। जी, कोई व्यक्ति अगर आईआईटी में है, मान लीजिए एनआईटी में है, और वह उसको कैंपस सिलेक्शन मिलता है, तो कैंपस सिलेक्शन में जिस लेवल पे जाएगा, जी, अगर उसकी जगह पर वह सिविल सर्विसेज की तैयारी में 4 साल दे दे, तो पहले तो 4 साल बर्बाद होंगे। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जब वो नौकरी में जाता है तो नौकरी में जो पैसा कमाता है उसकी कल्पना कीजिए, वो 4 साल नहीं मिलेगा। लेकिन मजेदार बात है कि वो वापस अगर उस नौकरी में जाना चाहे तो उसे उस लेवल की नौकरी नहीं मिलेगी जिस लेवल की उसे कैंपस सिलेक्शन में मिल रही थी। सर मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि उसका अपने स्किल्स का लेवल दूसरा हो 4 गया, साल तक चीजें बहुत बदल और गई। उसने जो कुछ सीखा था, उसने जो कुछ इवन एंथुसियाज्म का जो लेवल उसके पास था, वो सब बदल गया। और इस कारण यह है, इसका अगर आप मतलब, काश हमारे पास ऐसे टूल्स होते जो इसको कैलकुलेट करके बताते कि इतने मैन पावर लॉस्ट, उसकी इकॉनमी के लिए कॉस्ट क्या है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, इसका मतलब टोटल एस्पायर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। हर साल 10 लाख अगर लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये इन लोगों को के 1.5 साल 2 साल को आप कन्वर्ट कीजिए मॉनेटरी वैल्यू में, और तब समझिए कि कितनी बड़ी कीमत है। और 10 लाख हाई कैलिबर लोग, हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं, अप्लाई औसत कर लोग रहा नहीं है। औसत लोग नहीं है। औसत लोग आमतौर पर अपनी एस्पिरेशन को जानबूझकर कंट्रोल में भी रखते हैं। जी, वो कहेंगे नहीं जी, मैं तो एसएससी के ही लेवल का सरकारी नौकरी चाहता हूँ, लेकिन आईएएस मेरे मतलब की चीज नहीं है, मैं तो स्टेट लेवल पे ही जा सकता हूँ, मैं तो एसएससी ही कर सकता हूँ, मैं तो ग्रुप डी ही कर सकता हूँ। और इसकी भी पूरी इंडस्ट्री है, बिल्कुल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका आकार इससे भी बड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर आप सरकारी नौकरियों के पूरे तंत्र को समझना शुरू कर दें तो आपको समझ में आएगा कि बहुत थोड़ा सा फल है जो ऊपर लटका दिए गए हैं, और सारी की सारी जो नीचे पूरी की पूरी भीड़ है उसके बारे में कहा कि तुम बस वहीं देखते रहो, नीचे मत देखो कि कब आपकी ज़मीन सस्ते बेच दी गई, मत देखो कि जो सवाल आपको उठाने थे सरकार पर आप नहीं उठा पा रहे हैं, मत देखो कि आपको लोकतंत्र में जो नागरिक होने की भूमिका अदा करनी थी आप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके, जो बच्चे हैं उनको बहुत कमी होती है, कभी कभी उनकी जो कमी है वो कभी एक सुपर पावर बन सकती है उनके लिए। पेरेंट्स लोग बोलते हैं या बहुत पहले भी बोलते थे कि वो कमी है इसीलिए वो कर पाया, ऐसा कुछ होता है? मुझे जरा समझना पड़ेगा इस बात को कि जब हम कह रहे हैं व्यक्ति में कमी होती है, जी, तो क्या मतलब कोई कुछ अभाव है, पैसे की कमी है, घर में कमी है, घर में पैसे देखिए, देने हम हैं। हमेशा से ये कहते हैं कि जब आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जिस स्थिति को अन्य की तुलना में विद रिस्पेक्ट टू समबडी एल्स जी, कमतर कहा जाता है, तब आपके ऊपर है कि आप उसे अपनी शक्ति बनाते हैं या अपनी सीमा बनने देते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ, जब सिलेक्शंस होते हैं, लोग आते हैं कि देखिए ये टॉप कर गया और वो कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की और वगैरह वगैरह, मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी सफलता या असफलता, आपका सक्सेसफुल होना या सफल ना होना, केवल आपके श्रम पर, आपकी लगन पर, आपकी मेहनत पर, आपके व्यक्तिगत ट्रेट्स पर निर्भर नहीं करता। एक बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसमें ये चीज़ें छोटे वेरिएबल हैं। ज़्यादा बड़े वेरिएबल ये हैं कि आपके रिसोर्सेज, आपके जैसे हम आपके डेप्रिवेशंस, अभाव, ठीक है ना, और आपके
प्रिविलेजेस वो क्या हैं। इसलिए अगर आप अभाव वाले व्यक्ति हैं, किसी भी कमी वाले व्यक्ति हैं, तो आपको अपनी कमियों से पार जाना पड़ता है। यू हैव टू ओवरकम योर डेप्रिवेशन। और अगर आप प्रिविलेजेस वाले व्यक्ति हैं तो आपको अपने प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड करना पड़ता है, अतिक्रमण करना पड़ता है। आपकी सफलता या असफलता सामान्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितनी कुशलता से अपने प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, प्रिविलेजेस भी एक बाधा बन जाते हैं। और आपने अपनी डेप्रिवेशंस को ओवरकम किया। ये डेप्रिवेशन से ओवरकम करना वह बात है जिसकी आप कर रहे हैं कि अगर आपके पास लगता है कि आप में कोई कमी है तो आपके पास वह तरीके पद्धति होनी चाहिए या आपको सीखनी चाहिए ताकि आप उन डेप्रिवेशंस के पार जा सके। आप लगातार उन डेप्रिवेशंस का रोना नहीं रो सकते। अनफॉर्चुनेटली आप सारे समाज को ये नहीं बता सकते। बिल्कुल सच बात होगी कि आपके खिलाफ भेदभाव हुआ है, जाति के आधार पे हुआ, जेंडर के आधार पे हुआ, आप जिस क्लास से वर्ग से आते थे उसके आधार पे हुआ, सही बात है, और ये वाकई भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन इस बात का लगातार अगर आप असफल हैं तो आपके रोना गाना गाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। अगर आप इसे ओवरकम कर पाए, अगर आप अंबेडकर हो पाए, अंबेडकर के साथ भी भेदभाव बिल्कुल, लेकिन अगर आप अंबेडकर हो पाए, आप उसका अतिक्रमण करके कहीं फिर आपने यही बात कही, तब आपकी बात में एक वजन आएगा कि हाँ आपके पास अभाव थे, आपने उन अभावों का अतिक्रमण किया और अब आप कह रहे हैं कि दूसरों को उन अभावों से न गुजरना पड़े। मेक सेंस। दूसरों को डिस्क्रिमिनेशन से न गुजरना पड़े, मेक सेंस। लेकिन आप के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और आप असफल हुए तो उसके बाद आप ये कहें और आपकी बात ईमानदारी से सच होगी आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बट नोबडी गोना लिसन। राइट। एक बच्चों को आजकल फोमो का डर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई बच्चा अगर बिहार में कहीं है, यूपी में कहीं है, तो उनको लगता है मैं पटना नहीं जा पाया इसलिए नहीं होगा, बनारस नहीं जा पाया इसलिए नहीं। कोई पटना में तो उसको लगता है दिल्ली नहीं आ पाया, राजेंद्र नगर नहीं आ पाया, सिविल लाइंस नहीं जा पाया। तो ये क्या सच है? इसमें कितना % कोचिंग हेल्प करता होगा और कितना % जेन ज़ी जो है उसकी बड़ी दिक्कतों में से फोमो है जी। हालांकि जेन ज़ी तक सीमित नहीं है जी। हम आप सब लोग इससे प्रभावित होते हैं, किसी दूसरे को करते हुए देखते हैं, लगता है कि मैं मिस कर रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई वी हैव बीन ऑलवेज सेइंग कि फोमो की बजाय जोमो महसूस करना चाहिए, जॉय ऑफ मिसिंग, बिकॉज गो स्लो अ बिट, यू विल रियलाइज कि अगर आप इस ट्रैप में फंस गए कि आपके पास आपको हर वह चीज़ करनी है जो दूसरा कर रहा है, तो आप जीवन में कभी आनंद नहीं ले पाएंगे, जीवन जी नहीं पाएंगे। दैट्स अ फैक्ट। एंड यू राइट, जब आप ये कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति उस जगह पर है, उसको लगता है कहीं और होना चाहिए, मज़ेदार बात है कि कहीं और होने से वो जो हासिल करेगा अनिवार्यतः वह उसको सफल बना ही देगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। और अब तो ये वाला मामला तो खैर इस उदाहरण में तो अब और कम ताकत रह गई है कि आपका राजेंद्र नगर होना जरूरी है, क्योंकि अब बहुत कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और राजेंद्र नगर आकर भी जब आप कोचिंग करने पहुंचते हैं और आपकी कोचिंग में 700 बच्चे होते हैं, तो इफेक्टिवली तो आप स्क्रीन पे ही देख रहे होते हैं। अगर आपको मौका लगे तो एक बार राजेंद्र नगर के किसी कोचिंग के क्लासरूम को देखिए। वो क्लासरूम इतना दूर है, इतना बड़ा है कि पीछे बैठे विद्यार्थी को अपना शिक्षक दिखाई नहीं देता है। इसलिए उन लोगों ने बाकायदा बीच में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है और आपको स्क्रीन पर ही उस टीचर को देखना होता है। वो इफेक्टिव, और वही क्लास ऑनलाइन जारी होती है। ऑनलाइन तो इफेक्टिवली जो ऑनलाइन वाला पढ़ रहा है और ऑफलाइन पढ़ रहा है वो दोनों एक ही जैसे पढ़ रहे हैं। तो आप बिहार में रहकर भी उस तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ है कि आप बड़े शहरों में ना जाएं। मैं तो बल्कि इन्वाइट करता हूँ कि बड़े शहर केवल आपको IAS बनने का मौका नहीं देते, वो आपको लिबरेशन भी देते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए अम्बेडकर ने किस समय कहा कि गाँव को छोड़ो शहर की तरफ जाओ, क्योंकि गाँव में जाति भरी पड़ी है, गाँव में दूसरी तरह के संकुचित सोच भरी पड़ी है। उससे निकलोगे, बाहर जाओगे, जेंडर को लेकर कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस गाँव में भरे पड़े हैं। वे लड़कियाँ जो कि छोटे कस्बे की लड़कियाँ हैं, गाँव की लड़कियाँ हैं, वो अगर दिल्ली आ जाएँ, 2 साल तैयारी कर लें, सफल न भी हों, जीवन में सफल हो जाएंगे। क्योंकि उनको पहली बार उस मेट्रोपॉलिटन का जो लिबरेशन मिलेगा, जब उनको पता लगेगा कि वे लड़कों से बात कर सकती हैं और इस बात पर कोई उनको टोकने वाला नहीं है, वे अपनी ज़िंदगी के फैसले ले रही होंगी, अपनी देह पर, अपनी बॉडी की एजेंसी उनके पास होगी, क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, किससे बात करेंगी, किससे नहीं मिलेंगी, ये हक उनके पास होंगे। 4 गलती भी करेंगे, लेकिन ये हक जब उनके पास होंगे तो उनकी ज़िंदगी कितनी लिबरेटेड होगी। अदरवाइज कई पीढ़ी लगती है
लिबरेशन के इस लेवल पे पहुंचने में। तो शहर केवल सपनों की जगह नहीं है, वो एक आज़ादी की जगह भी है। तो इस महीने में मैं तो किसी को नहीं रोकता कि खास तौर से छोटे गांव की छोटे शहर की लड़कियों को तो खास तौर पे मैं इनकरेज करता हूं कि गलती से पेरेंट्स कभी कह दें कि तुम आईएएस बन सकती हो तो मना मत करो, कि हाँ हाँ भेज दो। 2 साल अगर आप यहाँ आ जाएंगी तो 2 साल में आप इतना कुछ सीख लेंगी कि आपकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। क्या एक आइडियल एज होना चाहिए? जैसे मैं एक छोटे शहर का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ पे देखता हूँ कि एक ट्रेंड है कि बच्चा 10th पास करता है तो उसको लोग कोटा भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं। तो आपकी नज़र में ये सही है या गलत है? कोई भी शिक्षक इसे कभी भी सही कैसे कह सकता है? एक मतलब देश की हर कमेटी ने बार बार कहा कि आपके स्कूल और कॉलेज नेबरहुड होने चाहिए। बिल्कुल। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम अपने पड़ोस में, हम अपने शहर में, हम अपने राज्य में पर्याप्त शिक्षा की संरचना को खड़ा नहीं कर पाए। बिहार के बच्चों को कोटा जाना, बिहार से पैसा कोटा पहुंचेगा, बिहार से सपने कोटा पहुंचेंगे और उनमें से बहुत कम बच्चे फिर वापस बिहार। नेग्लिजिबल। आप समझ रहे हैं? आपने अपने भविष्य को कोटा भेज दिया है। ठीक वैसे जैसे भारत अपने भविष्य को अमेरिका भेज देता है, कनाडा भेज देता है। तो ये कोई इसका समर्थन तो कैसे ही कर सकता है? जब 10th के बाद वो स्टेशन पे जाते होंगे तो वापस कभी वैसे दोबारा नहीं आएंगे। उसके बाद वो कभी भी वापस आ रहे होंगे गेस्ट की तरह। शादी में आ रहे हैं, चाचा के यहाँ जा रहे हैं, छठ पर जा रहे हैं, उसी वाले भाव में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और इसका मतलब बिहार ने या उस राज्य ने, उस शहर ने, उस घर ने, उस कस्बे ने अपने एक भविष्य के एक महत्वपूर्ण घटक को खो दिया। और अगर आप यूरोप और दूसरे देशों से बार बार चीज़ों पे तुलना करते हैं, इन चीज़ों पे तुलना करने की कोशिश कीजिए ना, तब आपको समझ में आएगा कैसे संतुष्टि का स्तर इतना ज़्यादा। अगर यह बच्चा अपनी जगह पे रहेगा तो उसका एफिलिएशन भी तो बढ़ेगा ना, बिल्कुल, लगाव बढ़ेगा उस जगह से, वो कंट्रीब्यूट करेगा उस इकॉनमी को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, हम अच्छे स्कूल नहीं दे पाए, हम अच्छे कॉलेजेस नहीं दे पाए, इनफैक्ट जो अच्छे स्कूल और कॉलेज थे हम उन्हें अच्छा नहीं बर्बाद कर दिया हमने। आप सोचिए ना, मैं पटना साइंस कॉलेज गया हूँ। पटना साइंस कॉलेज जिस समय अपने शिखर पर था, आप उसकी तुलना देश के किसी भी अच्छे कॉलेज से कर सकते थे। 100%। आज आप ये दावा नहीं कर सकते। आज आप उसको देखेंगे तो एक अफसोस महसूस होता है ना, क्योंकि आपको देख के लगता है कि मेरा कॉलेज फर्ग्यूसन जैसा था, मेरा कॉलेज सेंट स्टीफेंस जैसा था। सेंट स्टीफेंस आज भी है, फर्ग्यूसन आज भी है, पटना कॉलेज पता नहीं कहाँ है। ये जो स्थितियां हैं, जब हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ओन नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते, तो उसकी कीमत फिर अगली पीढ़ियां चुकाती हैं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन मेनी स्टेट्स। यूपी के बहुत सारे कॉलेजेस के साथ ऐसा हुआ, बिहार के बहुत सारे कॉलेजेस के साथ, आजकल दिल्ली के कई सारे कॉलेजेस के साथ ऐसा होने की आशंका दिखाई दे रही है। दैट्स ट्रू। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, नए पॉलिसी चेंजेस और नए तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं, उनके बाद कई लोग अपने कॉलेजेस को देखकर, हिंदू कॉलेज जाइए, हिंदू कॉलेज के किसी सीनियर टीचर से पूछिए, वो आपको कहेगा कि जो हिंदू कॉलेज आज से 30 साल 40 साल पहले था, आज हम दावा नहीं कर सकते कि हमारा कॉलेज उस जैसा है। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। तो अब ये स्थितियां तो खैर डरावनी है। और ये सिर्फ एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं है। बच्चे नहीं है घर में तो जो माँ बाप हैं उनकी भी सिचुएशन मुझे नहीं लगती कि सेम रहेगी अगर बच्चे रहते तो। देखिए, कोई भी प्रवासन एकाकी नहीं होता। नो माइग्रेशन इज इंडिविजुअल, राइट, बिकॉज माइग्रेशन इज ऑलवेज अ सोशल फिनोमेना। इससे जो समाज तैयार होगा वह समाज अलग तरह का समाज होगा। सोचिए ना, जब मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, जिसमें मुख्य कमाने वाला पुरुष कहीं और रहकर कमा रहा है, उससे पीछे की जो सामाजिक व्यवस्था बनी वो एक अलग किस्म की सामाजिक व्यवस्था होगी। उसमें तमाम किस्म की जटिलताएं उसमें आएंगी। बिल्कुल। और ये पूरी दुनिया में दिखाई देता है, इसलिए एक सोशल फिनोमेना भी है। बिल्कुल। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आज एक स्टूडेंट्स को, यंग बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है या जस्ट किया है और वो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट 90 डेज उसको क्या करना चाहिए? देखिए, स्पेसिफिक डेज वाली शब्दावली में तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप स्ट्रेटेजी में देख सकते हैं। मैं कहता हूं कि जब भी आपको शुरू करना चाहिए, आपको इस सवाल से शुरू करना चाहिए कि मैं आईएएस या सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहता हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द जर्नी। और इसका ईमानदार उत्तर होना चाहिए। ये उत्तर नहीं चलेगा जो रील्स में चलता है कि मैं तो बचपन से आईएएस बनना चाहता था। इससे ज़्यादा छद्म उत्तर इस सवाल का नहीं हो सकता,
क्योंकि कोई ऐसा देश नहीं हो सकता, कोई ऐसा समाज नहीं हो सकता जिसमें बच्चा आईएएस बनना चाहता हो। मतलब बच्चा बस कंडक्टर बनना चाहेगा, बच्चा फुटबॉल प्लेयर बनना चाहेगा, बच्चा कुक भी बनना चाहेगा, आईएएस क्यों बनना चाहेगा? पुलिस बनना चाहेगा, दिखती है। आईएएस क्यों बनना चाहेगा? आईएएस क्या है? एक बड़ी सी टेबल के पीछे मैं एक कुर्सी लगी हुई है जिसमें सफेद तौलिया टंगा हुआ, क्यों जाएगा बच्चा ऐसी अजीब सी जिंदगी? अनलेस किसी ने सोशली उसके दिमाग में ये डाला है कि ये बहुत हाकिम है, ये बनना चाहिए, तो आपको ईमानदार उत्तर देना पड़ेगा कि आपको आईएएस क्यों बनना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आईएएस की नौकरी बुरी है, बहुत शानदार नौकरी है, देश की सबसे शानदार नौकरी है, बट देन इट हैज टू बी योर कॉल। आपको पता होना चाहिए कि आप आईएएस या कोई भी अधिकारी या कोई भी नौकरी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको इसका उत्तर मिलता है आप उसमें से उन उत्तरों को हटा देते हैं जो सोशल है, जो सामाजिक दबाव है, जो भौकाल की इच्छा है, जो इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं, फिर आप एकदम ज़मीनी उत्तर देते हैं। तब आपकी स्ट्रेटेजी भी उसके अनुसार बनती है। पहली चीज़। स्टेप 2, नो योर सेल्फ बेटर। अपने आप को जानिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानिए, अपनी, जैसे आप स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, वो कीजिए अपना। आपके क्या चैलेंजेस हैं, आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उससे आपकी स्ट्रेटेजी प्रभावित होगी। एंड स्टेप 3, नो द एग्जाम। सवाल, ये जो प्रक्रिया है उसे ढंग से समझिए। बहुत बार लोगों को ये प्रक्रिया समझ नहीं आती। राइट। मैं ऐसे लोग जो 3-3, 4-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनसे जब मैं इस प्रक्रिया पे बातचीत करता हूँ, मुझे हैरानी होती है कि उन्हें प्रक्रिया समझ नहीं आती। उन्हें लगता है, मसलन ये मानने वाले लोग बहुत सारे हैं जो मानते हैं कि अगर प्रश्न पत्र आसान आए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा हो सकता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसमें अगर 10 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं और एक ही हजार लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, तो आप प्रश्न पत्र आसान बना देंगे तब भी 1000 होंगे, प्रश्न पत्र बहुत मुश्किल बना देंगे तब भी 1000 होंगे। इसका मतलब प्रश्न पत्र तो नहीं तय कर रहा है। फिर कौन सी चीज़ें हैं जो तय कर रही हैं? वे कौन से पात्रताएं हैं जो तय कर रही हैं कि आपका सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपके अंदर क्या है? जब तक आप एग्जाम को नहीं समझेंगे, एग्जाम के चरित्र को नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए उस एग्जाम को पास करना बहुत मुश्किल होगा। तो पहले क्यों का उत्तर दीजिए, खुद को जानिए, परीक्षा को जानिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। शुरुआती कम से कम 30-40 दिन इन्हें समझने में लगाने चाहिए। यू शुड नो द एग्जाम लाइक बैक ऑफ योर हैंड। तब जाके आप उस एग्जाम में अपनी क्षमताओं के हिसाब से जान पाएंगे कि ये चीज़ मैं करूँगा, ये मेरी रणनीति होगी, इस आधार पर मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। देन एज आई ऑलवेज से, यू शुड हैव योर एग्जिट प्लान रेडी। आप 1 अटेम्प्ट देंगे, आप 4 अटेम्प्ट देंगे, 2 अटेम्प्ट देंगे, पहले से पता होना चाहिए, और उसके बाद उतनी अटेम्प्ट देने के बाद आपको उससे एग्जिट करने का साहस आपके अंदर होना चाहिए। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू गेट आउट ऑफ इट। ये लगभग किसी नशे के एडिक्शन वाली चीज़ होती है। आपको लगता है आप बस पहुंचने वाले, एक और अटेम्प्ट दे देता हूँ। नहीं, अगर आपने 3 अटेम्प्ट सोची है तो 3 अटेम्प्ट के बाद वापस आने का तय कीजिए, बिकॉज अदरवाइज फिर वो वही वाली बात है कि आज नहीं पीऊँगा, होता है ना एकदम नशे वाले लोग, नहीं, अच्छा आज पी लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा। डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इट इज़ एडिक्टिव। ओके, मेरे 2 सवाल हैं प्योरली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जो जवाब है कि क्यों बनना है, ज़्यादा लोगों का क्या जवाब होता है? अगर कुछ कॉमन 1 या 2 जवाब। देखिए, यूँ तो हम ये सवाल यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज़ में बार बार पूछते हैं और वहाँ पर रटाया सवाल आता है, उत्तर आता है कि मैं समाज बदलना चाहता हूँ, मैं समाज में को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, करियर भी अच्छा है इसलिए लेना चाहता हूँ। लेकिन ईमानदारी से इसका उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति इस नौकरी में क्यों जाना चाहेगा? पहले, ये एक अच्छा करियर है, दूसरा इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा है, और तीसरा इसमें आपके पास निर्णय लेने की क्षमता है। जब आप निर्णय लेते हैं तो आपके निर्णय से ज़िंदगी प्रभावित हो रही होती है, तो आप वाकई अच्छे निर्णय लेंगे तो अच्छे तरीके से ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे। मुख्यतः यह 3 कारण, लेकिन आपका व्यक्तिगत कारण क्या होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस सिचुएशन से आ रहे हैं। अगर आप एक बहुत विपन्न परिवार से आते हैं, अगर आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में सामान्यतः डिसीजन मेकिंग कभी शामिल नहीं रही है, आपके लिए यह परीक्षा और मुश्किल हो जाएगी। अगर आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें पहले से ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, खाने और नाश्ते के साथ आपको मोटिवेशन मिलता रहा है, आपने ज़िंदगी देखी हुई है, आपको पता है कि अंततः एक IAS ऑफिसर कैसे काम करता है, तो आपके लिए ज़िंदगी तो ये परीक्षा थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरा, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं? सी, आई डोंट हैव अ डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट एवरी ईयर
जैसे इस साल मैं अब तक जितने मॉक ले चुका हूँ उसमें अगर मैं देखूँ तो लगभग 10% बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू स्टेज पे पहुँचे हैं। इंटरव्यू स्टेज, ठीक है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण अटेम्प्ट होती है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट कभी भी ट्रायल बॉल की तरह नहीं खेलनी चाहिए। आप कहते हैं ना बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो पहली बॉल आती थी कि ये ट्रायल बॉल है, चलो पहले ट्रायल बॉल खेलते, इससे पता लग जाएगा बैट में कितने जान है, पता लग जाएगा पिच कैसी है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट हैज़ टू बी द मोस्ट सीरियस अटेम्प्ट यू कैन मेक। उसमें कुछ गलती रह गई तो आप सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट पे जाएंगे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट को अगर आप ट्रायल बॉल की तरह खेलेंगे तब दुर्भाग्य से फिर आप सारी ज़िंदगी बाकी लोगों के लिए एक बाराती बनकर रहेंगे। मैं बार बार इस रूपक को देता हूँ कि बाकी सब लोग जो हैं जाते हैं सिर्फ इसलिए कि जो सेलेक्ट हुआ है वो एक ऐसा कि देखो मैंने इतने सारे लोगों को हरा कर सिलेक्शन पाया है। सही। ओके, आपका सबसे फेवरेट कोट है, आपका बैठने का तरीका बड़ा कैजुअल है। इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, मेरा कोट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो जाहिर है कि मैंने ये एक मीम मटेरियल है जो मेरे उससे निकला और ये इंटरेस्टिंग है। मैं एक मीडिया का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक हूँ, लगातार मीडिया पिछले 20-22 सालों से पढ़ा रहा हूँ, अब तो प्रैक्टिशनर भी हूँ। जैसे आप मीडिया में काम करते हैं एक सेंस में, मैं भी मीडिया में काम करता हूँ और उसके आधार पर मैं जानता हूँ कि कोई चीज़ कब वायरल होगी इसका कोई सिद्धांत नहीं है। यद्यपि ये सही है कि मैं जब इसका एनालिसिस अपने क्लास केस स्टडी की तरह करता हूँ तो बार बार बताता हूँ कि इसके वायरल होने के पीछे इसकी बहुत सारी स्थितियों में एप्लीकेबिलिटी थी जी। कोई भी मीम जब बहुत सारी स्थितियों में इस्तेमाल होने लायक हो जाता है कि आप क्लास में बच्चा बैठा हुआ है तब भी दोस्त कह सकता है यार तुम्हारे बैठने का तरीका बहुत कैजुअल है, और ऐसे में अगर आप बाकायदा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर भी चुटकुला कर रहे हैं तब भी कह सकते हैं कि इनके ये कहने का तरीका बहुत कैजुअल है। तो चूंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर थी, इस कारण शायद यह जो पंक्ति है यह बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, पिक किया, इस पे मीम्स बनाए। बट मुझे इससे लाभ ये हुआ कि इसने आज की इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरी चीज़, आज के समय की सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है अटेंशन जी। इसने मुझे अटेंशन दी और मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं झिझकूंगा कि मैंने फिर इस अटेंशन का इस्तेमाल उस इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट के लिए किया जो मुझे लगता है कि हमारे जैसे शिक्षकों को अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाने के लिए चाहिए होता है कि आप कुछ संदेश देना चाहते हैं और वो संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसके लिए आपको अटेंशन चाहिए और मुझे इस बात से अटेंशन मिली। आप इस अटेंशन का मॉडिफिकेशन कर सकते थे, आप इसका मोनेटाइजेशन कर सकते थे और कोई ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन मैंने एक शिक्षक होने के नाते और जो मेरी उम्र है उसके हिसाब से जो मैं इससे और बेहतर कर सकता था वो ये कि मैंने इसे इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। सौभाग्य से अब मैं इवन उन विषयों पर भी अगर बात करता हूँ, मान लीजिए मैं एनवायरनमेंट पे बात करता हूँ, जेंडर जस्टिस पे बात करता हूँ, मैं सोशल जस्टिस पे बात करता हूँ, तो कुछ लोग उसे सुनते हैं इसलिए क्योंकि कभी उन्होंने वह मीम देखा कि आपके बैठने का तरीका बहुत कैजुअल है। तो ये उसका वह इस्तेमाल था जो मैं नहीं झिझकूंगा कहने में कि मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि वह मीम वायरल हुआ। ओके, आप इतने लोगों का मॉक इंटरव्यू लेते हैं और फिर वो IAS बनते हैं और इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग प्लेस्ड हो चुके होंगे। वो आते हैं वापस आपके पास थैंक यू बोलने या ज़िंदगी में कभी मिलते हैं, टकराते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा ये सिद्धांत रहा है। ये ज़रूर है कि जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ मैंने ये मॉक इंटरव्यूज़ लिए उनके पास पॉलिसी होती है उन लोगों से लगातार कनेक्ट रखने की। वो लोग एक तरह के उनके एलुमनाई हो जाते हैं, कभी उनका उनको मतलब पुरस्कृत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन एज अ पॉलिसी व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये नियम है कि सिलेक्शन के बाद मैं कैंडिडेट से नहीं मिलता हूँ और उनके साथ संपर्क नहीं रखता हूँ। इस पॉलिसी है। इसलिए कभी कभी होता है ना, बहुत बार होता है कि आप गए एयरपोर्ट पे गए और अचानक कोई आपके सामने आ जाएगा कि सर मैं उस बैच का हूँ, आपने मेरा तब मॉक इंटरव्यू लिया, हम उनसे मिलते हैं क्या अच्छा रहो। लेकिन ये एक कदम आगे बढ़ के ये कभी नहीं करते अच्छा बताओ अपना विजिटिंग कार्ड दे दो मैं संपर्क में रहूँगा। ऐसा पॉलिसी आई नेवर डू इट। इससे फ़ायदा भी होता है, इससे नुकसान भी। मतलब फ़ायदा इस सेंस में होता है कि उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी फिर भी जी पाते हैं। क्योंकि एक बार मुझे याद है अपने एक दोस्त के साथ हम कहीं गए थे और उनके मतलब विद्यार्थी जो हैं वो उस पोजीशन पे थे कि वो जब आप निकले एयरपोर्ट से तो पता लगा एक गाड़ी आगे चल रही है, एक गाड़ी पीछे से। इतनी शर्म आती है दोस्त, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक शिक्षक के साथ अब अगर ये सब हो कि अब
जिस जगह पे पहुंचे वहाँ 4 लोग आपको ऐसे घेर रहे हैं, और वो मतलब आपके पास विद्यार्थी लगाव में पहुंचे तो समझ में आता है, लेकिन अब 4 लोग उस वाले उसमें कि देखो अब ये VIP वो विद्यार्थी ऐसा है ना सर, जो वो बेचारा स्नेह में ही कर रहा है, प्रेम में ही कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो एक तरह की झिझक, एक तरह का संकोच एक शिक्षकों में पैदा करता है। तो इसलिए हम तो जनरली अवॉइड करते हैं। कभी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सर पता लगा आप हमारे शहर में आए थे और आपने बताया नहीं, ऐसे वाले संदेश कभी कभी आते हैं। लेकिन आई वोंट से कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चे भी या आपके विद्यार्थी भी चाहते होंगे आपसे मिलना, बात करना। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई VIP हो गया हूँ, जब वो चाहेंगे मुझे संपर्क कर ही लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन और अगर मेरे बस में उनको कोई सलाह देना, उनके प्रति स्नेह व्यक्त करना होगा तो डेफिनेटली मैं करूँगा ही, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो शिक्षक इसका बहुत हिसाब रखते हैं वो कोई बहुत बुरा काम करते हैं, नहीं, लेकिन मुझे सुविधा इस बात में रहती है कि करो और भूल जाओ, नेकी करो और दरिया में दरिया तो खैर क्या। और यूँ भी ये देखिए, ये भी एक ना बिना मतलब का घमंड है कि मैंने कराया और हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। वो व्यक्ति अंततः उसका परिश्रम था, और जैसा मैंने कहा उसके प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशंस को पार करने की उनकी क्षमता थी, जिससे वो अंततः उस जगह पे पहुंचे, और उम्मीद करते हैं अच्छा काम करें। बिल्कुल। तो मैं ये सवाल क्यों पूछा था कि IAS बनना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट बनने के बाद भी लाइफ कोई बहुत आसान है या क्या है, मुझे वो समझना है। देखिए, अगर आप किसी IAS के साथ बैठिए, हम लोग जब मजेदार, इसके लिए वो यंग IAS अधिकारी इसके सही उपयुक्त पात्र नहीं है। वे लोग इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त पात्र हैं जो रिटायरमेंट के बाद हैं। और मुझे हर साल नियम से 20 दिन उन लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है जो कभी अब IAS रहे, IPS रहे, क्योंकि हम मॉक इंटरव्यूज जब लेते हैं तो हमारे जो दूसरे पैनल मेंबर्स होते हैं यूजुअली सर्विसेज से रिटायर्ड लोग होते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस जगह पे दी होती है, IAS रहे होते हैं, IPS रहे होते हैं और अन्य सर्विसेज में होते हैं, और उनसे आप बात करें तो आपको कई आनंददायी चीज़ें पता लगती हैं। मसलन जैसे मैं एक रोचक सी बात बताता हूँ, सिविल सर्विसेज का UPSC का इंटरव्यू एक ऐसा क्षण है जो कोई अधिकारी अपने सारे जीवन नहीं भूलता। वो जब भी बात करेगा, वो थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद उसे याद आ जाएगा बताना कि मैं उस बोर्ड में था, उस बैच में था, मेरा इंटरव्यू उस बोर्ड में हुआ था, उस बोर्ड में मुझसे ये पूछा। सोचिए 35 साल पहले, 40 साल पहले इंटरव्यू दिया, लेकिन उनको याद है इंटरव्यू में क्या बात हुई थी। तो इंटरव्यू एक उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना होती है, बड़ी रोचक बात है। दूसरा, अगर वो IAS हैं, बाकी सर्विसेज में लागू नहीं होता, IAS और IPS हैं, तो जो समय उन्होंने फील्ड में बिताया था, जो कि केवल 12 साल है, 10-12 साल होता है, जिस समय वो आप SP रहे, DSP रहे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप हेडक्वार्टर पहुंचे, उसके बाद आपका फील्ड से डायरेक्ट वाला हट जाता है। आप ठीक है, मतलब यूँ तो पुलिस वाले लोग हमेशा पुलिस में, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, SP की जिम्मेदारी। वो उस 12 साल को बार बार बताएंगे कि मैं उस डिस्ट्रिक्ट में SP था, या मैं उस डिस्ट्रिक्ट में DM था, और उनकी सारी कथाएं जो हैं, क्योंकि उसके बाद की जिंदगी दरअसल, आई एम मेकिंग अ पॉइंट, बोरिंग होती है। वंस यू आर आउट ऑफ दैट सर्विस, पब्लिक सर्विस थिंग, यू एक्चुअली रन अ वेरी बोरिंग लाइफ, क्योंकि आपको उस वाले अटेंशन और प्रभाव की आदत भी हो चुकी होती है, और अब वो आपके पास होता नहीं है। आपको जुटाना पड़ता है, आपको अपने किसी जूनियर को कहना पड़ता है कि यार मैं आ रहा हूँ, जरा देख लेना, आप समझ रहे हैं, या मेरा कोई काम है, देख लेना। इसका मतलब क्या है, आपकी ज़िंदगी की 35-40 साल की जो सर्विस है, 35 से 40 होगी, 34-35-40, उसमें से 10-12 साल ही हैं जिसका सारा का सारा, जिसे हम भौकाल कहते हैं, चारों तरफ चलता है। बाकी तो फिर आप रिटायरमेंट का इंतजार ही कर रहे होते हैं किसी भी पोजीशन पे। आई एम नॉट सेइंग कि पोजीशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स पॉलिसी मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, आपकी जिंदगी तब भी लोगों को प्रभावित कर रहा है, ऑफ कोर्स। लेकिन जिस जो सोशल रुतबा आपके पास एक SP होने के नाते है, वो फिर DG DIG है, ताकत उनके पास ज़्यादा है जाहिर, लेकिन DG DIG होने के पास वो वाला जो ग्लैमर है पावर का, वो नहीं रहता। और ये तो पुलिस में तो फिर भी चलिए हमेशा थोड़ा बहुत रहता है, बाकी सर्विसेज में, IAS में और दूसरी सर्विस में तो और कम हो जाता। वरना चले जाइए सेंट्रल सेक्रेटरी, आपको अक्सर वहाँ पर चाय पीते हुए लोग मिल जाएंगे, जो लंच करते हुए ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कभी DM थे और आज वही हैं। ठीक सर, आपका एक डायलॉग है, नेटवर्किंग स्टॉप्स द लर्निंग, इफ़ यू स्टार्ट प्लीजिंग पीपल यू वोंट बी एबल टू क्वेश्चन देम। UPSC प्रिपरेशन वर्ल्ड में जहाँ नेटवर्किंग, कोचिंग, कोलैब्स ये सब इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे इसका क्या, यूथ को क्या समझाना चाहते हैं आप इससे? देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वह प्रक्रिया
एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको सवाल उठाने आने चाहिए। ये सवाल उठाना, हर सत्ता से सवाल उठाना है। सो मच सो कि आप क्लासरूम में हैं और टीचर एक सत्ता है। आप सोचिए ना, क्लासरूम एक डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है। क्लासरूम में सब बराबर नहीं है। शिक्षक के पास विद्यार्थी की तुलना में ज्यादा सत्ता है। बिल्कुल। इफ यू आर नॉट एबल टू रेज योर डाउट्स, यू आर नॉट एबल टू रेज क्वेश्चन टू द टीचर, यू विल नॉट लर्न। एंड दैट इज वन एस्पेक्ट। पूरी जिंदगी अपने बॉस की, अपने सरकार की, अपने माता पिता की, जो लोग सत्ता में हैं, अगर आप उन पर सवाल उठाने की कुव्वत नहीं रखते तो आप सीखने के अवसर खोते हैं, आप इंसान बनने के अवसर खोते हैं। और जब आप इसको नेटवर्किंग वाली दुनिया में ले जाते हैं तब आप हर एक को प्लीज करने की कोशिश करते हैं। इफ यू वांट टू प्लीज एवरीबॉडी, यू बिकम नोबॉडी। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश अगर करेंगे, अगर आप सवाल पूछना बंद कर देंगे, मैं इधर बात ये ऐसा नहीं है कि इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। राइट। 4 दिन के बाद लोगों को पता लग जाता है इसके अंदर सवाल पूछने की कुव्वत ही नहीं है, इससे क्या डरना। लेकिन अगर आपके अंदर सवाल पूछने की ताकत है तो आप लगातार सीखेंगे, क्योंकि आपको सवाल सत्ता से पूछने होंगे और सत्ता आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर सकती है। इसलिए आप लगातार सतर्क रहेंगे सवाल पूछने में, आप लगातार सीखेंगे, यही महत्वपूर्ण है। इसलिए कॉरपोरेट्स में, एचआर में, कई बार इवन ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोगों की बहुत चलती है जो चापलूसी बहुत अच्छे से करते हैं, जो अपने बॉस को खुश रख सकते हैं, तमाम दूसरे लोगों को खुश कर सकते हैं। बट आई स्टिल बिलीव the process at the end of the day, this process of pleasing everybody, end of the day makes you nobody. कॉर्पोरेट में एक लाइन बोलते हैं, इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, गोलगप्पा बेचना शुरू करो, सब खुश रहेंगे। क्योंकि सबको खुश रखने की चाह, अजात शत्रु होने की चाह आपको नोबॉडी बनाती है। अगर आप वाकई कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई महत्व है, तो वह जितने मित्र पैदा करेगा उतने शत्रु भी पैदा करेगा। आपने अगर ज़िंदगी में अच्छे शत्रु नहीं कमाए, दोस्त कमाने की बात तो सारी दुनिया करती है, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में अच्छे शत्रु नहीं कमाए तो इसका मतलब ज़िंदगी में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका कोई महत्व था, जिससे किसी को डर हो सकता था। एक सवाल मैं कर सकता हूँ? इस कंट्री में आज तक नेताओं ने अच्छा काम किया है या ब्यूरोक्रेट्स ने, इन योर ओपिनियन? देखिए, सामान्यतः हमारे समाज में पिछले 30-40 सालों में नेताओं को एक फेवरेट पंचिंग बैग माना गया है। जो मेरा सवाल सही है। जो चाहता है वो कहता है कि इस नेता को 4 गाली दे दो, बिल्कुल, देश बर्बाद हो गया क्योंकि नेताओं ने कर दिया। आई डोंट बिलीव दिस। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू बी अ लीडर इन दीज टाइम्स, टू बी अ पॉलिटिकल लीडर इन दीज टाइम्स। राजनेता बनना बहुत साहस का काम है इस समय, क्योंकि पहले तो आपको पता है कि आपकी छवि मान ली जाएगी कि आप करप्ट हैं, आप नालायक हैं, आप किसी लायक नहीं थे, और दूसरा ये एक आसान रहा है नहीं। इसलिए भी क्योंकि इस डेमोक्रेसी में उम्मीद केवल राजनेता से की जा सकती है। आप ब्यूरोक्रेट से उम्मीद नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, मैक्स वेबर ने जब ब्यूरोक्रेसी डिज़ाइन की, उसकी डेफिनेशन दी, तभी बताया कि ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अ टूल ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का औजार नहीं है ब्यूरोक्रेसी, व्यवस्था बनाए रखने का, यानी इट्स अ टूल ऑफ स्टेटस को। राइट। समाज जैसा है वैसा बना रहे, चोरियां कम हो ताकि लोग अपनी दुकान पर आराम से जा सकें, मतलब व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था बदले, ये ब्यूरोक्रेसी की चाह नहीं है। इसलिए आप ब्यूरोक्रेसी व्यवस्था बदलने के लिए नहीं जा सकते। बदलने के लिए आपको या तो एक्टिविज्म में जाना पड़ेगा या आपको राजनेता में जाना पड़ेगा। दोनों दरअसल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राइट। ठीक है, बीइंग एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म, सोशल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, दोनों एक ही जैसी चीज़ है, और बहुत बार लोग इधर से उधर जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आपको चेंज की चाह आपके अंदर है, चाहे वो जो भी आपका यूटोपिया है, जो भी आपके मन में एक अच्छे समाज की कल्पना है, वो अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको जाना तो एक्टिविज्म में पड़ता है, चाहे वो एक्टिविज्म पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो या सोशल एक्टिविज्म। ब्यूरोक्रेसी से उम्मीद करना मतलब बहुत नाइव होना है कि आप कहें कि आप देश की नौकरशाही में जाना चाहते हैं क्योंकि आप समाज बदलना चाहते हैं। ऐसा थोड़े ही ना होता है। तो नेताओं ने अच्छा काम किया, आप बोलना चाहेंगे? अच्छा काम इन द सेंस कि यस, अगर हम लोग चलते हुए देश को इस मुकाम तक ला पाए हैं कि 75 साल के बाद भी हम कह पा रहे हैं कि हम एक लोकतंत्र हैं, हमारे साथ आज़ाद हुए शायद ही कोई देश ऐसा है
जो आज भी गर्व से ये कह सके कि हम लोकतंत्र हैं। अपार्ट फ्रॉम बहुत छोटा सा पीरियड जब हमने इमरजेंसी को सहा, उसको छोड़ दिया जाए तो हम लगातार एक डेमोक्रेसी बने रहे। ये स्थिति केवल हाल फिलहाल में संकट में आई है जब से हम लोग इलेक्शन कमीशन पे सवाल देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस का फॉल देख रहे हैं। अदरवाइज आई थिंक वी डिड अ फेयरली गुड जॉब, पॉलिटिशियंस डिड अ फेयरली गुड जॉब डिस्पाइट बीइंग ऑल दोस थिंग्स। ऐसा कौन सी बिलीफ थी जो 10 साल पहले आपको लगता था कि ये बहुत अच्छी है, बट अब लगती है कि इसको बंद कर देना चाहिए, या इस चीज़ को इतना इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? कुछ है ऐसा? देखिए, स्पेसिफिक सेंस में कोई अलग से किसी घटना या विचार पे तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि 10 तो नहीं और 15 साल अगर आप कर लें तो एक समय में ऐसा लगता था कि कई चीज़ें जिन्हें मैं ये मानकर चलता था कि वो तो फॉर ग्रांटेड है जी। ये जैसे देश में लोकतंत्र तो रहेगा ही, सत्ता बदल नहीं तो वापस बदल देंगे, कितना यकीन होता था। ऑफ कोर्स। आई डू नॉट बिलीव दैट टू दैट एक्सटेंट। आई नाउ बिलीव कि कई बार आपको ये वाला कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए कि कई चेंजेस इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं और कई दुर्भाग्य से बदलाव ऐसे हो सकते हैं जो बदलाव फिर से वापस पलट कर कि चलिए ये गलत हो गया, होता है ना कि उसे ठीक कर लेते हैं, वो शायद इतना आसान ना हो या आपकी ज़िंदगी में ना हो पाए। और आजकल के जनरेशन्स में जो ये मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप कैसे लेते हैं? ये बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है या सच में लोग इतने परेशान हैं? आई वोंट से दैट हम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की बात इतने कैजुअली करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य बहुत गंभीर मसला है और सच्चाई ये सच है कि आज की पीढ़ी जिन मानसिक संकटों से गुजर रही है, बाकी पीढ़ियों के पास की तुलना में ये बहुत ज़्यादा है। ये इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि आप जान सकें कि हमारे समय में कोई पीढ़ी अपने आप को ट्रांजिशनल जब कहती थी तो वो अपनी ज़िंदगी में कोई एक बदलाव बताती थी, राइट, कि हमसे पहली वाली पीढ़ी में ये होता था, अभी होता। आज की पीढ़ी को देखिए, वह पीढ़ी जो अभी युवा भी नहीं हो पाई है, जेन ज़ी, इज बिकमिंग ऑब्सोलीट। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ चेंज दे आर अंडरगोइंग। हमारे समय में एक पीढ़ी जब बूढ़ी होती थी तब उसे लगता था कि भाई अब हमारी नए बच्चे जो आए हैं उनकी बात हमारी समझ में नहीं आती। अब जेन ज़ी ये कहने लगा कि जेन अल्फा की बात उनकी समझ में नहीं आती। मिलेनियल्स कहते हैं कि उनको जेन ज़ी की बात समझ में नहीं आती। ये मुश्किल से 8-8, 10-10 साल के अंतर वाली पीढ़ियां हैं। यानी कि वह पीढ़ी जो अभी ढंग से युवा भी नहीं हुई है, उसे ढंग से अभी नौकरियां मिलनी शुरू नहीं हुई है, वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो चुकी। राइट, कितना बड़ा संकट है ये। इससे वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं, वो जो फोमो वाली परेशानी आप कहते हैं, ये लोग लगातार एंजाइटी में हैं। इन विद्यार्थियों को, इन बच्चों को लगातार इस एंजाइटी से गुजरना है कि वो इर्रेलेवेंट हो सकते हैं। अभी वो युवा भी नहीं हुए, इर्रेलेवेंट। हमारे समय में बूढ़े लोग इर्रेलेवेंट होते थे। राइट, आजकल 20 साल के, 25 साल के लोग, 22 साल के लोग अपने आप को इर्रेलेवेंट महसूस करना शुरू कर चुके हैं। कितनी डरावनी बात है। सो द चेंजेस दिस जनरेशन इज अंडरगोइंग इज ह्यूज, बहुत तेज हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी इतने ज़्यादा हैं कि बहुत हैरान करते हैं। एक ही पीढ़ी के पास एक ही क्लासरूम के अंदर 4 अलग अलग जनरेशन के मोबाइल फ़ोन दिखाई देने शुरू हो गए हैं, विच इज़ स्ट्रेंज। ठीक, अब हम लोग रैपिड फायर राउंड करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन सर, बैठने का तरीका थोड़ा आप बताएंगे कैसा है? देखिए अभी तो कैजुअल है। तो कैजुअल, दूसरा क्वेश्चन, कैजुअल वर्ड रिग्रेट है या गिफ्ट है? इट्स अ गिफ्ट, डेफिनेटली। टफ क्वेश्चंस ज़्यादा वायरल होते हैं या फनी कमेंट्स? बोथ डिपेंड्स। ऑन अ गुड डे एनीथिंग कैन वर्क। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द डे। लोगों का प्यार ज़्यादा है या ट्रोलिंग? देखिए, ट्रोलिंग भी प्यार ही है, हम तो उसे प्यार की तरह ही लेते हैं, लेकिन जाहिर है कि लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है और शुक्रगुजार। कमेंट सेक्शन इग्नोर करते हो या सीक्रेटली सब पढ़ते हैं? मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरे पास एक छोटी सी टीम है जो कमेंट सेक्शन पढ़ती है, लेकिन मैं अपनी पोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, अपना वीडियो नहीं देखता हूँ, उससे बचता हूँ, क्योंकि अपना वीडियो हमेशा कर्णकटु लगता है। उसकी जगह पे ज़रूर 4 कमेंट पढ़ लेता हूँ। सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट छोड़ के बाकी पोस्ट देखते हैं? हाँ, मौका लगता है तो ज़रूर देखता हूँ। कुछ लोगों को मैं डेफिनेटली फॉलो करता हूँ, उन्हें देखता हूँ, और नहीं तो रैंडमली भी एल्गोरिथम मेरे लिए जो चुनती है उसे भी देखता हूँ। किस टाइप का पोस्ट चुनते हैं आप? देखिए, मैं नॉर्मली सोशल चेंज वाले चीज़ों को ज़्यादा देखता हूँ, या फिर ट्रेंडिंग क्या चल रहा है इसे समझने की कोशिश में भी कुछ चीज़ें देखता हूँ। अगर आप खुद पर एक मीम बनाओगे तो कैप्शन क्या होगा? 1 लाइन। खुद पर मीम,
मुश्किल है, बट आई थिंक आई विल बी फोर्स्ड टू गो फॉर दिस कैजुअल थिंग समहाउ, क्योंकि और अपने ऊपर क्या हंसा जाए, मुश्किल है। और कैजुअल वाली लाइन नहीं होती तो आज उससे पहले एम आई टॉकिंग टू एन इंजीनियर खूब चली थी। हाँ तो उसी किस्म की कुछ, देखिए ये जो वायरल होने वाली दुनिया है, ये इसके अपने तर्क हैं, ये आपके वो अपने हिसाब से कुछ आपके लिए चुन लेगी। ये डेस्टिनी है। डेस्टिनी तो नहीं कहूँगा, इसके लॉजिक है, लेकिन इसके अपने तर्क हैं। वो तर्क वो नहीं होंगे जो आपके होंगे। आप प्लान करके वायरल नहीं हो सकते, और हो भी जाएंगे एक बार तो अगली बार तो नहीं होंगे। सक्सेस एक वर्ड में, कंसिस्टेंसी। एक बिलीफ जिसको आपने आउटग्रो की। आई स्टार्टेड विद एग्नोस्टिक, नाउ आई एम एथिस्ट। बुक्स या पीपल, किसने ज़्यादा सिखाया? For me, every person is a book. So I'll say book, but including human books. Of course. Right होना या kind होना? Right. UPSC ड्रीम है या ऑब्सेशन? Obsession. एक वर्ड जो स्टूडेंट आजकल बहुत कैजुअली यूज करते हैं। वर्ड? There are several actually. There are several. लेकिन मैं जिस वर्ड से सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ वो है वाइब। VIBE. That's been overstated. वाइब करते हैं। इस जगह की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, इस व्यक्ति से वाइब्स बहुत ज़्यादा आती हैं। I mean, similarly, there's a dangerous and stupid word called manifestation. हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? Well, these are not mutually exclusive. Even smart work need hard work. So never discount hard work. नॉलेज या एटीट्यूड इंटरव्यू में? Knowledge. ओल्ड स्कूल वैल्यूज या न्यू एज थिंकिंग? न्यू एज थिंकिंग। आपने 20 साल के सेल्फ को, अपने 20 साल के सेल्फ को एक एडवाइस देनी होती तो क्या देते? बी मोर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव फॉर पीपल? फॉर पीपल, फॉर क्लासेस, फॉर सेक्शंस। ओके। यूपीएससी टॉपर के बारे में सबसे बड़ी मिथ? That UPSC topper became topper because he or she had some individual traits better than others. That's a myth. एक वर्ड जो आपको इंटरव्यूज में ट्रिगर करता है? Merit, in a negative sense. यूपीएससी ड्रॉप आउट से क्या कहना चाहेंगे? Don't blame yourself. Don't blame yourself. This is the exam like that. This is the system. That's failed you. It's not you who failed. आज के इंडिया के यूथ को डिफाइन करने वाले 3 वर्ड्स? Energy, confusion, and maybe hype is the word. Hype. Okay sir, thank you very much. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सीरियसली बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी बहुत मजा आया और आपसे बहुत सारी चीज़ें हासिल की। Thank you very much sir. Thank you very much for watching it and please stay tuned for more. Thank you.